नमस्कार दोस्तों। बहुत दिन हो गया आपसे मुलाकात हुए, लेकिन आज हम कोशिश करते हैं कि ये मुलाकात थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि पिछले कई दिनों से वीडियो नहीं जा पा रही कक्षा 12 की। लेकिन आज हम ये सोचेंगे कि पूरी वीडियो को आज कंप्लीट करके भेज दिया जाए। चलिए आज आपको बताते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, और उसके बाद मैंने कहा था अपवर्तन। अगर आपको पढ़ना है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के नियम के बारे में जानना है, तो आप हमारे कक्षा 10 वाली प्लेलिस्ट में जाइए। और कक्षा 10 की प्लेलिस्ट में मैंने प्रकाश के अपवर्तन की वीडियो बना करके डाल दिया है, तो आप वहां से प्रकाश का अपवर्तन का सारा वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा मिल जाएगी। और दूसरी बात यहाँ पे, जैसे कि मैंने अगला पार्ट डाल रखा है, प्रकाश के गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन। यानी कि प्रकाश का अपवर्तन वैसे होता है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और अब आपको, जैसे कक्षा 10 में आपने पढ़ा था कि सिर्फ अपवर्तन की परिभाषा पढ़ी थी, और फिर हमने लेंस पढ़ लिया था डायरेक्टली, उसके बाद उसमें कुछ और नहीं पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा विस्तार से जानना होगा कि हम किस प्रकार लेंस का निर्माण करते हैं, या लेंस संबंधी जो हमारे सूत्र आते हैं वो कैसे आते हैं। ऐसे निम्नलिखित बातों का हम ढेर सारा आज ज्ञान इकट्ठा करने वाले हैं। जैसे सबसे पहली हेडिंग तो इसमें मैंने यही डाल रखी कि दूरियां नापने के लिए निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी क्या होती है। तो एक सिंपल सी बात आपको बता देते हैं। अगर आप कुछ बातों का विशेष ध्यान दें तो आपको किसी भी चिन्ह परिपाटी को याद करने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं कि अगर आपको मालूम है कि किसी वस्तु को दर्पण या लेंस के सामने हम कहाँ रखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, अगर ये पता है आपको कि किसी वस्तु को किसी दर्पण या किसी लेंस के सामने हमेशा बाईं तरफ रखा जाता है, यानी कि वस्तु, अगर आप अपने बुक में, अपनी कॉपी में फिगर बना रहे हैं, तो जो लेंस आप लेंगे उस लेंस का मुहाना, उस लेंस का द्वार जो होगा, जो द्वारक होगा, वो द्वारक हम हमेशा कहाँ रखते हैं, बाईं तरफ रखते हैं। यानी कि वस्तुओं को हमेशा बाईं तरफ ही रखा हुआ माना जाता है। अब वस्तुओं को बाईं तरफ रखने के बाद वहाँ पे अगर हमारा, अब जैसे बात आती है कि हम लेंसों में या दर्पणों में कुछ दूरियां नापते हैं, जैसे फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वक्रता त्रिज्या, है ना, वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। तो इन सबको चिन्हों के अनुसार व्यक्त करने में कोई बहुत कठिनाई नहीं है। अगर आप, जैसे कोई आप ले लेते हैं, ये थोड़े से मैं ही बता देता हूँ क्योंकि कुछ है नहीं इसमें विशेष, ये x डैश है, ये y डैश है। आप यहाँ पे अगर एक लेंस बना देते हैं ये, तो लेंस के वस्तु हमेशा किधर रखनी है हमको, बाईं तरफ। यानी कि लेंस की जो वस्तु की दूरी होगी वो मूल बिंदु, ये बीच में कौन होता है, मूल बिंदु होता है, जिसे 0 0 से नोट किया जाता है। निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 12 में पहुँचे हो, इतने समझदार आपको होना पड़ेगा कि हम निर्देशांक ज्यामिति कैसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम आपको बता दें कि आपको याद भी होना चाहिए कि अगर हम किसी भी वस्तु की दूरी को मूल बिंदु से दाहिनी तरफ नापते हैं तो वो दूरी पॉजिटिव होती है, बाईं तरफ नापते हैं तो नेगेटिव होती है, ऊपर की तरफ नापते हैं तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ नापते हैं तो नेगेटिव होती है। अगर इतनी बात आपको ध्यान में है तो फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए कि अगर हमें वस्तु बाईं तरफ रखनी है, यानी कि वस्तु की दूरी नेगेटिव हो जाएगी। अगर प्रतिबिंब दाईं तरफ बना तो प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव, बाईं तरफ बना तो नेगेटिव। प्रतिबिंब सीधा बना तो वस्तु की लंबाई, वस्तु सीधा रखी जाती है तो वस्तु की लंबाई पॉजिटिव। अगर प्रतिबिंब सीधा बना तो प्रतिबिंब की लंबाई पॉजिटिव, उल्टा बना तो प्रतिबिंब की लंबाई नेगेटिव रखी जाएगी। सिर्फ इतना ही मैटर है और कोई नया रूल नहीं है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है
गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। देखो आपका जो सही से क्लास स्टार्ट होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। बाकी चीज़ें तो आप कक्षा 10 में पूर्ण रूपेण ज्ञान ले चुके हैं, ठीक है ना। अब आपका नया ज्ञान है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। इसे हम शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक और जो भी करना है इसमें होता है आप सब कुछ कर सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखो गोलीय पृष्ठ दो प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। एक अवतल पृष्ठ हो सकता है, एक उत्तल पृष्ठ हो सकता है। तो उत्तल पृष्ठ और अवतल पृष्ठ, जिसका तल उठा हो उत्तल पृष्ठ, जिसका तल झुका हो अवतल पृष्ठ। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वो अवतल पृष्ठ की बात करने वाले हैं कि कोई गोलीय अवतल पृष्ठ है, यानी कि आपके पास कोई वस्तु है जो गोलीय है लेकिन उसका तल झुका है, ऐसे झुका हुआ है, ऐसे उठा नहीं है। जैसे कांच का आप टुकड़ा लेते हैं, सपोज करो एक आपने कांच का टुकड़ा लिया, ये अभी इस कांच के टुकड़े का तल कैसा है आप चारों तरफ देख सकते हो, इसका तल सम है, बराबर है। इसका तल दो तरीके का हो सकता है, एक उठा हुआ हो सकता है, एक झुका हुआ हो सकता है। मान लो इसको मैंने यहीं से ऐसे कट करके इतना कांच का टुकड़ा निकाल लिया, अभी इसका तल कैसे हो गया, झुक गया। अगर मैं एक दूसरा टुकड़ा लेता हूं तो इसका तल अभी तो समतल दिख रहा है। अगर मैं इसका तल ऐसे जो यहां से कट किया कांच का टुकड़ा यहां पे जोड़ दूं तो अब इसका तल कैसा है, उठा हुआ है। तो अगर ऐसे तल हमें मिलते हैं जो प्रकाश का अपवर्तन का गुण रखते हैं, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन सिर्फ पारदर्शी माध्यमों में होता है, तो अगर ऐसे तल आपको मिलते हैं, ऐसे पदार्थ मिलते हैं और इन पर हम प्रकाश को जब डालते हैं तो उस स्थिति में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, इसी का सूत्र आज हम निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हीं गोलीय पृष्ठों से मिलकर हमारा लेंस बना होता है। अगर आपको लेंस की परिभाषा याद दिलाई जाए तो आपने शायद 10 में यही पढ़ा था कि दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर के एक नए पदार्थ का, एक नई युक्ति का निर्माण होता है जिसे हम लेंस कहते हैं। या आप कह सकते हो लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर के बना होता है। तो ऐसी स्थिति में एक गोलीय पृष्ठ ये होता है, एक ये होता है, एक उठा हुआ होता है, एक झुका हुआ होता है। तो आप दोनों में से चाहे दोनों उठा हुआ मिला दो, चाहे दोनों झुका हुआ मिला दो, तो एक नए प्रकार का लेंस, एक नए प्रकार का पदार्थ मिलता है, या आप कह सकते हैं एक माध्यम मिलता है जिसे हम लेंस कहते हैं। तो इन्हीं में से हमें दोनों में से दोनों पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले जो मैंने लिख रखा है अवतल के बारे में कि अवतल गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। आइए एक अवतल गोलीय पृष्ठ हम बना लेते हैं। चित्र सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर चित्र गलत हुआ तो समझ लो आपका डेरिवेशन आपके हाथ से गया। तो एक मैंने ये देखो कांच का गुटका लिया था और इसका तल कैसे था, झुका हुआ था। आप सोचो कि अगर ये ऐसे गोलीय है, अगर इसको मैं ऐसे पूरा करूं, ऐसे पूरा करूं ऐसे, तो एक रिंग बन जाएगी। ऐसे रिंग बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। और इस रिंग का कोई ना कोई एक केंद्र होगा, होगा कि नहीं होगा भाई, एक केंद्र होगा जिसे हम C से नोट कर देंगे। और इस गोलीय पृष्ठ का भी एक मध्य बिंदु होगा। ऐसे ये सारी बात आप पुरानी है जानते होंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, P कहते हैं। C और P को मिला देते हैं जिसका नाम होता है मुख्य अक्ष। आई थिंक आपको एकदम अच्छे से कंफर्म होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपका पूरा कांच का, ये खोखला नहीं है, कांच का पूरा गुटका है। इसे मैं कुछ ऐसा दिखा देता हूं ताकि आपको लगे ना। अच्छा, इधर कांच के बाहर कौन है, वायु है, और कांच के अंदर कौन है, कांच है, तो कांच ही है।
तो मान लेते हैं कांच का अपवर्तनांक n2 है और वायु का कितना है n1 है। भाई प्रकाश तो वायु में तेजी से चलेगा, कांच में थोड़ा धीरे चलेगा, तो मान लेते हैं वायु में अपवर्तनांक n1 है और इसमें कितना है n2 है। देखो सारा दारोमदार फिगर पे ही है और फिगर अगर गलत हुआ तो मैटर सारा का सारा खराब हो जाएगा, इसलिए मैं फिगर को बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी जगह ले लेते हैं क्योंकि आगे मुझे ये काम आने वाली है। ठीक है, तो इसका अपवर्तनांक कितना ले लिया, कांच का n2 ले लिया। अभी सेंटर हो गया, ध्रुव हो गया n2, इसका अपवर्तनांक n1, इसका अपवर्तनांक, ये आप विरल भी कह सकते हो, वायु विरल है और ये कौन है, सघन है। ठीक है ना, माध्यम विरल और सघन है। देखो अच्छे से जानकारी लेनी है तो आपको कक्षा 10 की वीडियो आपको देखनी पड़ेगी कि विरल माध्यम क्या होते हैं, सघन क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये हमें पता होने चाहिए। चलिए भाई, हमने सेंटर ले लिया, ध्रुव भी ले लिया। अब इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, एक वस्तु रखते हैं और उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा और कहाँ बनता है ये जानने की कोशिश करते हैं और निकालते हैं कुछ इसके फॉर्मूले। तो अगर मैं इस मुख्य अक्ष पर एक बिंदु ले लूं O, क्या ले लूं O, और इस O का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु है। भैया हर वस्तु से कितनी किरणें निकलती हैं, 2 किरणें निकलती हैं। प्रकाश का चाहे परावर्तन कराना हो या अपवर्तन, यहाँ से भी 2 ही किरणें निकलेंगी। चलिए निकालते हैं। एक किरण तो ऐसे सीधा निकल गई मुख्य अक्ष से होते हुए, ये गई, ठीक। और जब भी कोई प्रकाश की किरण, ये कौन है भाई, सेंटर है, ये ध्रुव है। अगर मैं इसे कहूँ तो C से लेकर P तक की दूरी त्रिज्या भी होती है और त्रिज्या हमेशा परिधि पर क्या होती है, लंब होती है। और जब भी कोई प्रकाश की किरण, प्रकाश का अपवर्तन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ के अभिलंबोर डाली जाती है तो वो बिना मुड़े सीधा निकल जाती है। तो इस वस्तु से एक किरण तो ऐसे सीधा निकल गई, दूसरी लफड़ा कर गई, ये दूसरी किरण यहाँ से जाके टकराई। आप देखो इसके साथ क्या होता है, ये किरण इस बिंदु पर तो आपतित किरण हो गई। अगर हम अपवर्तन का नियम जानते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि अब ये विरल से सघन माध्यम में जा रही है तो ये अपने अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसका अभिलंब ढूंढते हैं भाई, कहाँ है। मैंने कहा कि किसी भी वृत्त की जो त्रिज्या होती है वृत्त की परिधि पर लंब होती है, तो ये सेंटर है। अगर मैं इस बिंदु को सेंटर से मिला दूं तो ये इसकी परिधि है, तो ये परिधि पर क्या हो जाएगी भाई, अभिलंब हो जाएगी। चलिए फटाक से अभिलंब खींच लेते हैं। ये देखो मैंने इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दिया, ये पूरा इस पार से लेकर के उस पार तक मिला दिया। तो अगर ये अभिलंब है, अच्छे से देखो बहुत ही, तो ये कोण कौन सा होगा, ये भाई आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कौन सा कोण होता है भाई, आपतन कोण आई होता है। ये कोण आई हो गया, आई हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये कोण आई हो गया तो अब बारी है आर की, लेकिन आर तो तब मिलेगा जब हमें अपवर्तन कोण मिलेगा। अभी ये बताना है आपको, ये तो जो किरण आई यहाँ से टकराई, अब कांच में जाएगी, इसका पुराना रास्ता तो सीधा होना चाहिए भाई ऐसे, लेकिन क्या करेगी, ये अपने अभिलंब की तरफ थोड़ा झुक जाएगी, यानी कि इसका पुराना रास्ता तो ये है, ये पुराना है ना, ये रास्ता कैसा है, पुराना है। लेकिन इस रास्ते से ये नहीं जाएगी, ये थोड़ा सा अभिलंब की ओर ऐसे झुक करके, ये नया रास्ता है, इसे पकड़ेगी और अभिलंब की ओर जब झुकेगी तब ये आगे की तरफ ऐसे निकल जाएगी। अब ये अपवर्तित किरण एक पहली थी और ये दूसरी वाली नई वाली है, क्योंकि पुरानी वाली तो रास्ता भटक गई है और वो एक नया रास्ता पकड़ ली है, अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक गई है।
थोड़ा सा गंदा है, साफ कर देते हैं ये, ठीक है ना। चलिए, अगर ये नया रास्ता है तो सिंपल सा है, ये इसकी सीध में तो है नहीं, ये तो ओरिजिनल था, ये थोड़ा सा अविलंब की ओर झुक गई है। इसको जब हम पीछे बढ़ाते हैं, ये बिंदु आई पर, क्योंकि पहली किरण तो सीधा निकल गई थी, दूसरी इस रास्ते से, ये दोनों आगे कभी नहीं मिलेंगी, इनको पीछे, ये वाली पीछे बढ़ाई तो ये तो इसी पर है, लेकिन इस वाली किरण को जब मैंने पीछे बढ़ाया तो ये आकर के किसी बिंदु आई पर मिलती है, जो इस वस्तु का क्या होता है, होता है। ये अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है, तो इसके बीच का कोण कौन सा होगा, आर होगा। कौन होगा, आर होगा। अगर ये कोण आर है, ये वाली रेखा ये थी और ये वाली रेखा कौन है, ये है, इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन होगा भाई, ये होगा, और ये कोण कौन सा होगा आपका, आर के बराबर होगा। ये कोण आर है और ये पूरा का पूरा कितना है भाई, आई है, और ये इतना कितना है, आई और आर। अगर इसमें आप कंफ्यूज हुए तो गड़बड़ी हो जाएगी भाई। ये इतना झुकाव आपका यहाँ से लेकर आर है और ये आई है, इतना ठीक है। अब इसे बिंदु मान लेते हैं कौन, ए, और इसको हम एम से मिला देते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये कोण है अल्फा, ये बीटा और ये गामा है। ये झुकाव कितना है, अल्फा है, और ये झुकाव कितना है, बीटा है, ये झुकाव कितना है, गामा है। अगर इतना आपने कर लिया तो समझ लो आपका डेरिवेशन पूरा हो गया, क्योंकि चित्र में ही सारा काम करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, इसमें आपको दो त्रिभुज हम दिखाते हैं। एक तो आप देख रहे होंगे आई सी ए एम, ये वाला। इस वाले त्रिभुज को अगर हम बाहर बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा, जहाँ पे ये कोण कितना है, आर है, और ये कोण कितना है, बीटा है, और एक कोण यहाँ पे भी बन रहा है, इसका झुकाव गामा। ठीक, अगर यहाँ से हम गामा का मान निकालें तो ये त्रिभुज आई सी और ए, त्रिभुज ए आई सी का ये कोण कैसा कोण है, बहिष्कोण है। बहिष्कोण त्रिभुज के अंतः दो कोणों के योग के बराबर होता है, अर्थात हम गामा बराबर लिख सकते हैं, गामा बराबर बीटा प्लस आर, या आर बराबर लिखना चाहें तो गामा माइनस बीटा लिख सकते हैं। और आगे एक त्रिभुज आपको यहाँ पे और दिखाते हैं, त्रिभुज ए ओ सी। आप इसको भी ऐसे बना सकते हैं, ए ये वाला आपकी बिंदु ओ है और ये सी ही है, लेकिन ये ओ कोण कितना है, अल्फा है, और इस बार हमारा ये कोण कितना लिया था हमने, आई, क्योंकि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा के बीच का कोण कितना था, आई था, इस बार ये कितना है, आई। अगर यहाँ से फिर से हम गामा का मान निकालें तो अल्फा धन आई, पुनः आप ये किस त्रिभुज से लिए थे, त्रिभुज ए आई सी, त्रिभुज ए आई सी से था। ये निष्कर्ष किससे था, त्रिभुज ए आई सी से था। दूसरा कौन सा त्रिभुज लेना है भाई, ए ओ सी, त्रिभुज ए ओ सी। त्रिभुज ए ओ सी से अगर हम गामा का मान निकालें तो अल्फा धन आई होगा, और आई बराबर क्या हो जाएगा आपका, गामा माइनस अल्फा, ठीक है ना, गामा माइनस अल्फा हो जाएगा। इतना मान निकालने के बाद अब हमारे लिए काम आ,
अब हमारे लिए काम इतना निकालने के बाद सारा का सारा काम आसान हो जाता है। हम जानते हैं स्नेल का नियम। इतना करने के बाद स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटा n1। यही होता है ना कि आई और आर का अनुपात एक नियतांक होता है, जहाँ पे n2 दूसरा माध्यम है, n1 पहला माध्यम है। n2 बटा n1 का मतलब पहले के सापेक्ष दूसरा के अपवर्तना। तो साइन आई बटे साइन आर, इनको हम तिरछा गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। ये भाई आई और आर कोण बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनका हम साइन हटा देते हैं, क्योंकि जब ये कोण ही छोटे हैं तो इनके मान और भी छोटे होंगे, इसलिए साइन को दोनों तरफ छोड़ दिया जाता है और आगे आपका बन जाता है n1 आई n2 आर। ठीक है ना, n1 आई n2 आर। अब आई और आर के मान जो हमने निकाले हैं यहाँ पे रख देते हैं। चलिए रखते हैं। ये हो जाता है आपका n1 आई का मान कितना है? गामा माइनस अल्फा, और बराबर n2 का, और फिर आर का मान कितना आया था? गामा माइनस बीटा। ठीक है ना, n1 वाई माइनस, अब यहाँ पे हम ये n1 का और इधर n2 का गुणा कर लेते हैं। ये हो जाता है n1 गामा माइनस n1 अल्फा बराबर n2 गामा माइनस n2 बीटा। गामा वालों को एक तरफ, बाकी लोगों को एक तरफ कर लेते हैं। ये आपका गामा वाला उधर चला जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला माइनस में इधर आके प्लस में। ये हो जाएगा n2 बीटा माइनस n1 अल्फा। ये आपका गामा वाला है, प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, इधर से एक पहले से मौजूद है n2 गामा माइनस n1 गामा। इसमें जो कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं। n2 बीटा n1 अल्फा, गामा कॉमन लेंगे तो बचेगा n2 माइनस n1। ठीक है, इतना करने के बाद आपका काम अब थोड़ा सा और आसान होने वाला है। इसको हम मिटा देते हैं, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। थोड़ा सा अभी इस फिगर का काम है हम लोगों को, इसलिए इसको नहीं मिटा सकते हैं। ठीक है ना, अगली बार फिगर थोड़ा छोटा बनाएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। n2 बीटा माइनस n1 अल्फा गामा n2 माइनस n1। यहाँ से अब हमें अल्फा बीटा और गामा के मान इस चित्र के माध्यम से अल्फा बीटा और गामा के मान निकाल के रखने हैं। यहाँ पे चलिए देखते हैं। अगर मैं अल्फा का मान निकालूं तो अल्फा कोण बहुत छोटा है, इसलिए इसका हम tan का मान निकाल लेते हैं, यानी कि कोण ना लिख करके भुजाओं के अनुपात के रूप में ले सकते हैं। अगर हम देखें त्रिभुज OAM, तो त्रिभुज OAM में ये कोण अल्फा है, ये 90 डिग्री है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। अगर मैं अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा लूँ तो tan बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। तो इस कोण के लिए लंब ये होगा और इसकी ऊंचाई मान लेते हैं कितनी है भाई? h है। कितनी ऊंचाई मान लेते हैं? h है। अब h ऊंचाई मानने के बाद अपना काम आसान हो जाएगा। तो tan अल्फा बराबर h अपान आधार, इस कोण के लिए आधार यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। ये ध्रुव है, ये वस्तु है, ध्रुव से वस्तु की दूरी कितनी होगी? वस्तु की दूरी होगी, और जिसे हम माइनस u से नोट करते हैं, क्योंकि वस्तु हमेशा
बाईं तरफ रखी होती है। तो ये हो जाएगा h अपान आधार कितना है -u, अल्फा का मान आ गया। अब अगर हम बीटा का मान निकालें तो बीटा के लिए त्रिभुज आई ए एम, त्रिभुज आई ए एम, तो यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू tan बीटा, तो फिर से वही बीटा बराबर tan का मान लंब बटे आधार, तो लंब तो h ही है, ये प्रतिबिंब है, ये ध्रुव है, ठीक है ना। तो यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी माइनस भी हो जाएगी क्योंकि बाईं तरफ है, ये हो गया। अब हम बारी है गामा की, गामा इज इक्वल टू क्या निकालने वाले हैं हम, tan गामा। अभी tan निकालने के लिए किसको लेना पड़ेगा, त्रिभुज ए सी एम, त्रिभुज ए सी एम, गामा के लिए ये लंब और ये आधार, यहाँ से लेकर ये वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र को किससे नोट करते हैं भाई, आर से करते हैं, भूल लिया होगा ना। ये हो जाएगा h अपान माइनस आर। भैया अल्फा बीटा और गामा के ये मान जो आए हैं, ये मान उठा के आप इसमें रख देते हैं। चलिए ये हो जाता है n2 बीटा, बीटा का मान भाई h अपान माइनस भी, ऋण का निशान लगा दिया। n1 अल्फा का मान कितना है h अपान माइनस यू इज इक्वल टू गामा, गामा का मान कितना है h अपान माइनस आर इंटू n2 माइनस n1। इन तीनों में भाई h दिख रहा है, कॉमन लेके काट सकते हैं, ये हो जाएगा n2 अपान माइनस भी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा n1 अपान u इज इक्वल टू, ये हो जाएगा n2 माइनस n1 अपान माइनस आर। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस इधर से माइनस ले लेंगे, काट देंगे और ये आपका हो जाएगा n1 अपान u माइनस n2 अपान भी माइनस n1 अपान u, ये माइनस कट चुका है, n2 माइनस n1 अपान r। अगर हम दोनों पक्षों में, क्योंकि हम जानते हैं n बराबर क्या होता है, अब कांस्टेंट है n बराबर n2 अपान n1, हम जानते हैं n बराबर क्या, n2 अपान n1। तो अगर मैं दोनों पक्षों में n1 से भाग दे दूं, दोनों पक्षों में n1 से भाग दे दूं तो देखते हैं क्या आते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं भाग दूंगा अंश को n1 से, तो ये n2 बटा n1 हो जाएगा और n2 बटा n1 किसके बराबर है, n के, n अपान भी माइनस। ये अगर मैं इसको n1 से भाग दूंगा तो n1 से इसको भाग देने पे तो n1 से n1 कट जाएगा, 1 अपान u बराबर। इसको अगर मैं n1 से भाग दूंगा तो ये हो जाएगा n2 बटा n1 जो बराबर किसके होगा, n के। इसको भाग दूंगा तो n1 से n1 कट जाएगा, 1 बचेगा बटे r। भैया यही गोलीय पृष्ठ के अपवर्तनांक का सूत्र है। ठीक है, अब बिना रुके बिना टुके अब आइए, अवतल का हो चुका है, उत्तल की बारी है, इसको मिटाते हैं, उत्तल वाला देखते हैं। चलिए देखते हैं कि उत्तल गोलीय पृष्ठ अगर हमें मिलेगा तो उसके अपवर्तनांक का सूत्र हम कैसे निकालेंगे। फटाफट सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, चित्र बनाना। तो चलिए, एक हमने ये उठा हुआ, ये अब की तल कैसा है, उठा हुआ है, थोड़ी सी जगह कम लेते हैं, नहीं तो हम लोगों को बाद में समस्या होने लगती है। तो ये उठा हुआ तल ले लिया, ठीक है ना भैया। इस तल का केंद्र इधर ही होगा क्योंकि गोला इधर बन रहा है। अगर मैं गोला बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, इधर होगा इसका केंद्र, ये मान लिया इसका केंद्र है, ये इसका कौन है, ध्रुव है। इसको मिला लेते हैं, ये C हो गया, ये बिंदु कौन सा है भाई, P है। अभी वस्तु अंदर जाके कांच के अंदर तो रखेंगे नहीं, वस्तु तो हमेशा किधर रखी जाएगी, बाईं तरफ। मान लिया कि मैंने एक वस्तु लिया जो बिंदु O पर रख दिया। अभी जैसे बिंदु O पर मैं इस वस्तु को रखूँगा
मान लेते यहाँ पे रख दिया भाई, बहुत नज़दीक कर देते हैं, ये वहाँ वस्तु मैंने यहाँ पे रख दिया। अभी यहाँ से दो किरणें निकलेंगी, एक तो ऐसे सीधा निकलेगी, ये सीधा सीधा निकल करके चली जाएगी, इसको मुड़ना उड़ना नहीं है। दूसरी निकलेगी, मान लेते हैं निकलने के बाद वो यहाँ से टकराई और बड़ा बना दे, ये भी ठीक है। अब ये तो हो गई आपतित किरण, है ना, इस बिंदु से इस पृष्ठ पर किरण गई है, ये आपतित किरण। अब इस बिंदु पर अभिलंब खींचेंगे तभी तो ये आगे किधर मुड़ने वाली है डिसाइड करेंगे। ये आपका सघन माध्यम है N2, ये आपका विरल है N1, जहाँ पे हम जानते हैं N2/N1 बराबर अपवर्तनांक n होता है, इतना याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी यहाँ से अभिलंब खींचते हैं बड़ी सावधानी से भैया, ये कौन है, अभिलंब है, ठीक, ये हो गया हमारा अभिलंब। अभी ये किरण अगर माध्यम ना बदला होता तो ऐसे सीधा जाती, ऐसे सीधा जाती, लेकिन ये रास्ता ये नहीं पकड़ सकती है। क्यों नहीं पकड़ सकती? क्योंकि माध्यम विरल से सघन हो रहा है। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अपने अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती है। इस तरफ इसका अभिलंब ये है, दूर हटने का मतलब, सॉरी दूर नहीं, अभिलंब की ओर झुक जाती है, हम सॉरी। तो जब प्रकाश की किरण ये विरल से सघन में जाती है तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस तरफ अभिलंब ये दिख रहा है, तो ये किरण जो ये वाली जा रही थी ये थोड़ा सा ऐसे झुकेगी और इधर की तरफ निकल जाएगी, यानी कि इस रास्ते से नहीं जाने वाली। आपको अच्छे से पता हो गया होगा ये अभिलंब है, ये आपतित किरण, तो ये कोण कौन सा हुआ, आपतन कोण I। ये कोण कौन सा हुआ, परावर्तन कोण R। कंफर्म? लेकिन इनसे काम नहीं चलने वाला। आप ये किरण देखो और ये क्या आपस में कभी मिलेंगी? कभी नहीं मिलेंगी। इसको पीछे बढ़ा लेते हैं, ये ज़्यादा झुक गई है, थोड़ा सा ही झुका के काम चलाएंगे। ये इनको क्या करते हैं भैया, झुकी हुई को हम पीछे बढ़ा लेते हैं, ये ठीक है ना। ये हमारा क्या बन जाता है, प्रतिबिंब। तो अगर हम देखें तो ये भुजा और कौन सी भाई, ये भुजा, अगर ये कोण देखें ये वाला, तो ये कितना था, R था। ये सीधा गया है और ये सीधा गया है, इनका शीर्षाभिमुख कोण ये कौन होगा, R होगा, ठीक है ना। I यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, R यहाँ से लेकर यहाँ तक है और यहाँ से लेकर यहाँ तक है। यहाँ पे भी हमें ध्रुव को मिलाना होगा, बिंदु मानना होगा। चलिए फटाफट करते हैं। ये मान लेते हैं बिंदु A है और P इधर कर लेते हैं यार, और इसको ऐसे M मान लेते हैं, ठीक है ना। इतनी प्रक्रिया अगर हो गई है तो आगे जो बची हुई प्रक्रिया है उसको पूरा कर लेते हैं। आपको पता हो तो वहाँ पे हमने O पर कौन सा कोण माना था, अल्फा, यहाँ पे भी मानेंगे अल्फा। इमेज पर कौन सा कोण माना था, बीटा, यहाँ भी मानेंगे बीटा। सेंटर पे कौन सा कोण माने थे, गामा, यहाँ भी क्या मानेंगे, गामा। जितना प्रोसेस वहाँ पे आपने किया है वही काम यहाँ पे भी आपको करना है। वहाँ पे भी हमने I और R का मान निकाला था, स्नेल का नियम रखा था। यहाँ पे भी I और R का मान निकालेंगे, स्नेल का नियम रखेंगे, और उसके अलावा कोई काम नहीं है। चलिए देखते हैं फिर, चलिए भाई देखते हैं। फिर से लक्ष्य वही पुराना है, I का मान निकालना और R का। आइए I का मान निकालते हैं, लिखते हैं I बराबर, देखा अच्छे से देखना, ये कितना है, I है। अगर हम गौर करें तो त्रिभुज AO,
यानी कि AO C और ये एक त्रिभुज बन रहा है और इसका ये कोण बहिष्कोण है और यही कोण किसके बराबर है? I के। अगर ये कोण I है तो इस I का मान इस कोण यानी कि सुदूर दो अंतः कोणों के योग के यानी कि अल्फा और गामा के बराबर होगा, अर्थात I = अल्फा धन गामा। अब R निकालते हैं। त्रिभुज AI ये वाला AICA IC, इसमें ये कोण R वाला बहिष्कोण है और ये मान बीटा धन गामा के बराबर होगा क्योंकि अंतः दो कोण ये हैं। तो R बराबर बीटा धन गामा। अब क्या है स्नेल का नियम, साइन I बटे साइन R = N2/N1। साइन और साइन को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि I और R कोण बहुत छोटे होते हैं। अगर ये कोण छोटे हैं तो इनका मान और भी जब निकालेंगे तो और भी छोटा होगा। आगे हल करेंगे तो तिरछा गुणा साइन को छोड़ करके तो ये हो जाएगा N1 I बराबर N2 R। I और R के मान निकाल रखे, यहाँ पे रख देते हैं भाई। ये हो जाएगा N1 I का मान कितना आया है? अल्फा प्लस गामा बराबर N2 R का मान कितना है? बीटा प्लस गामा। ठीक है, अब फिर से वही हमारा पुराना सिस्टम तैयार है। ठीक है ना। इतना आने के बाद अब आपको अल्फा बीटा और गामा के मान पुनः निकालने होंगे, लेकिन पहले इनका अंदर गुणा कर लेते हैं। N1 अल्फा N1 गामा N2 बीटा धन N2 गामा। फिर से पुराना सिस्टम वही मैंने क्या किया था, वहाँ पे गामा को एक तरफ बाकी लोगों को एक तरफ। तो गामा एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, इधर जाएगा ये माइनस में, इधर आएगा ये माइनस में। N1 अल्फा माइनस N2 बीटा, इधर ये जाएगा, इधर पहले से कौन है? N2 गामा माइनस N1 गामा। N1 अल्फा माइनस N2 बीटा बराबर N2 माइनस N1 और इंटू गामा। अब हमें अल्फा बीटा और गामा के मान निकालने हैं। अल्फा बीटा गामा के मान निकाल के यहाँ पे खटाखट रख देने हैं। हमें समकोण त्रिभुज लेना है। चलिए भाई, अब अल्फा = tan अल्फा। अल्फा कहाँ है? ये है। ठीक, तो समकोण त्रिभुज ये और ये बनेगा। ठीक है ना। तो अल्फा tan के लिए क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब ये हो जाएगा जिसकी ऊंचाई कितनी मानेंगे? h। आधार ये हो जाएगा जो वस्तु की दूरी है, तो ये हो जाएगा h/- u, क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है। अब बीटा = क्या? tan बीटा। बीटा कहाँ है? ये है। ये वाला त्रिभुज लेंगे AMI। भैया ये आपका क्या है? बीटा, इसके लिए लंब h और ये प्रतिबिंब की दूरी ये भी बाईं तरफ है तो माइनस में, ये हो जाएगा h/-v। अब बारी किसकी है? गामा की। तो tan गामा बराबर, गामा इधर दिख रहा है ध्यान से, ये त्रिभुज बनेगा AMC। ठीक, यहाँ पे हम इस कोण के लिए लंब ये h और आधार ये त्रिज्या, लेकिन त्रिज्या इस बार क्या होगी? पॉजिटिव, h/r, क्योंकि ये राइट साइड है। अल्फा बीटा और गामा के मान यहाँ रखते हैं, सूत्र लाते हैं, काम खत्म करते हैं। ये हो जाएगा आपका N1 अल्फा का मान h/-u, फिर माइनस लगा दिया। N2 बीटा, बीटा का मान h/-v, फिर क्या है भाई? बराबर N2 माइनस
N1 और गामा। गामा का मान कितना है? H/R। H इसमें भी कॉमन लिया, कट गया। ठीक, आगे चलते हैं। क्या बचा? N1/-U माइनस माइनस प्लस N2/V हुआ बराबर N2 माइनस N1/R। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो वही पुराना मान आ चुका है। फिर से हम दोनों पक्षों में कि जो अंश हैं उसमें N1 से भाग देंगे और मान निकालेंगे। ये प्लस है आगे कर लो, माइनस वाला पीछे कर लेते हैं, लेकिन ये काम भाग देते हुए करते हैं। इसको जब भाग देंगे N1 से तो N2/N1 हो जाएगा, और N2/N1 का मान सिर्फ क्या होता है? N/V। यहाँ पे भाग देंगे तो N1 से N1 कट जाएगा, 1/-U। और यहाँ पे चलेंगे तो N2 वाला फिर से वही N, ये कट करके -1/R। ये देखो फिर से वही फॉर्मूला आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली हेडिंग हमारी क्या है ये देखते हैं। तो आगे का हमारा जो टॉपिक है, जैसे मैंने गोलीय पृष्ठों के अपवर्तन के बारे में आपको बता दिया, अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि गोलीय पृष्ठों के मुख्य फोकस कौन होते हैं। तो आपको बता दें, किसी भी गोलीय पृष्ठ के दो मुख्य फोकस होते हैं, प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। प्रथम किसे कहते हैं, द्वितीय किसे कहते हैं, प्रथम मुख्य फोकस कौन होता है, द्वितीय मुख्य फोकस कौन होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें भैया कि प्रथम मुख्य फोकस कौन होता है? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, या जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो अपवर्तन के बाद अच्छे से सुनिएगा, किसी गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, या आप मुख्य अक्ष के बिंदु से ही आप पढ़ सकते हैं, ये आसान होगा कि गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली अथवा जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें, यानी कि किसी भी गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, या तो उस बिंदु से प्रकाश की किरणें चलेंगी या उस बिंदु से चलती हुई प्रतीत होंगी। तो किसी भी गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से चलती हुई या जहाँ से चली हुई प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय पृष्ठों का मुख्य प्रथम फोकस कहते हैं। प्रथम फोकस किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से चलने वाली या जहाँ की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें पर अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और समांतर किरणें कहाँ मिलती हैं भैया? अनंत पे। यानी कि मुख्य फोकस वो बिंदु है कि अगर वस्तु को F पे रख दें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा, क्योंकि समांतर किरणें हो जाती हैं। और समांतर किरणें कहाँ मिलती हैं? अनंत पे मिलती हैं। यानी कि U = अगर मैं F रखूं तो V का मान कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। अगर ये मान इस सूत्र पे रखते हैं तो यहाँ ये देखते क्या होता है, N/V, V कितना हो जा रहा है? अनंत, -1/U, U कहाँ रखना है? वस्तु फोकस पे, = N-1/R। अगर इसे हल करूँ तो इसका मान 0 हो गया, और 1/F = N-1/R। अगर F का मान निकालूँ तो F = -R/N-1। ये किसी भी गोलीय पृष्ठ के प्रथम फोकस को ज्ञात करने का फॉर्मूला है। ठीक, अब अगर हम किसी गोलीय पृष्ठ के द्वितीय फोकस को, दूसरे फोकस को ज्ञात करना चाहें तो दूसरा फोकस कौन होता है? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ पर, या आप कह सकते हैं कि यह गोलीय पृष्ठ
कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिसमें से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, यानी कि ये गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वो बिंदु होता है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो अपवर्तन के बाद उस बिंदु से जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, किसके बाद? अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? मुख्य द्वितीय फोकस कहते हैं। अर्थात इस बार हमारा वस्तु जो है वो कहाँ पर है, सॉरी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? वो फोकस पर बनेगा। और वस्तु कहाँ रखेंगे? अनंत पर। क्यों? क्योंकि समांतर किरण कब आएगी? अनंत से ही आती, यानी कि वस्तु अनंत पर होगी और फोकस प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा? फोकस पर। अगर यहाँ पे मान रखते हैं तो n/v का मान कितना आया? f, ठीक है, और -1/u, वस्तु को कहाँ रखना है? अनंत पे, n-1/r। यहाँ से ये मान तो 0 हो गया, बचा n/f = n-1/r। f का मान निकालेंगे तो f/n इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणे में ये भी पलट जाएगा r/n/n-1। यानी कि किसी भी गोलीय पृष्ठ के द्वितीय फोकस को ज्ञात करने के लिए f = r/n/n-1 का प्रयोग हम कर सकते हैं। सॉरी, ये ऊपर जाएगा, ठीक है ना, पलट देंगे तो n नीचे आएगा, ये भी पलट जाएगा, r ऊपर, n यहाँ से नीचे से ऊपर चला जाएगा, आपका ये हो जाएगा f = nr/n-1। ठीक है, अब आपको बताना है इस लेसन में आगे लेंस के बारे में। तो लेंस के बारे में मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा। अगर आपको लेंस के बारे में पढ़ना है तो आप फिर से मैं आपको बता दूं, आप कक्षा 10 की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे मैंने लेंस के बारे में भी बहुत अच्छे से आपको जानकारी दी है। अगर आपको दिक्कत है, प्लेलिस्ट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो मैं इस वीडियो का, लेंस की वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा, आप उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। और लेंस ख़त्म होते ही आपको मैं बताने वाला हूं पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, यानी कि जो कक्षा 10 में आप पढ़ते हो 1/v-1/v-1/u। इस सूत्र का निगमन हम देखेंगे। अब आपको अगली वीडियो में देखते हैं, मिलते हैं।